जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। पहले ही महंगाई से परेशान हाल मरीज़ अद्वियात की कीमत में अचानक दुगने इजाफे से मज़ीद परेशान हो गए। आइए उनसे बात करते हैं। धीमे शो शुरू हो चुका है। ऊपर बैठो कुर्सी पे। मैं जुनैद साहब, अगर हमारी हालत ही जमीन पे आपने गिरा दी है तो अब कुर्सी पे क्या लेने बैठे। बात तो करो ना। हजूर जड़ियां गोलियां 4 खा लेंदा सब है, वो भी इन्नियां महंगियां हो गई हैं, लेकिन हुण बंदा रोटी खाए कि दवाई खाए। अच्छा, उर्दू में बात करो। अच्छा जनाब, उर्दू बोल लेते हैं, उर्दू में बात कर लेते हैं क्योंकि ये कौमी इशू है। इसलिए जुबान भी कौमी इस्तेमाल होनी। यकीनन यकीनन। आप तो सारे कौमी नान खा जाते हैं तो हम गरीबों को दवाई भी नहीं मिल रही। पर बैठो ना, बुरा लग रहा है। साहब चंद दिनों से मरीजों की वो हालत है कि ईमान से जमीन पे भी नहीं बैठने को दिल कर रहा। हाय, ब्लड प्रेशर का मैं मरीज हूँ जुनैद साहब। दवाई लेने मेडिकल स्टोर पे गया हूँ। उन्होंने जब कीमत बताई है तो ब्लड प्रेशर एकदम होर उत्ते दौड़ गया। जिवें गुलहरी नूं फड़न लगो तो एकदम होर उत्ते दौड़ जाती है। क्यों भाई? हाय, नहीं, मेरी बात सुनो। ब्लड प्रेशर की तो एक दवाई है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। हाँ जी। उसकी कीमत में तो मेरा ख्याल है कि 50% से ज्यादा इजाफा हो गया है। और जनाब 133% बढ़ गई हैं कीमतें। यकीन माने, अब तो बीमार जो हैं बेचारे लोग, अल्लाह सबको सेहत दे दे, आधे बीच में से दुआ करना शुरू हो गए हैं कि या अल्लाह हमें अब उठा ही लो। और ये देखे, ये डॉक्टर साहिबान कैसे मुतमईन बैठे हुए। डॉक्टर साहब, इसका कोई हल है आपके पास? जुनैद साहब, हम तो दवाई लिख के देते हैं। ये तो मसला महकमा सेहत वालों का है। तो जनाब, आप भी महकमा सेहत के ही बंदे हैं। आप कौन सा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजिम हैं? नहीं डॉक्टर साहब, आपके बारे में भी तो ये शिकायत आम है कि आप महंगी अद्वियात तजवीज करते हैं और उसके पीछे भी कोई ना कोई आपका लालच होता है। तो आप सब्स्टिट्यूट दवाइयां सस्ती भी तो लिख के दे सकते हैं। हजूर, सस्ती महंगी के तो रौला अब बहुत पीछे रह गया है। अब तो कोई सस्ती रही नहीं है। बेड़ा गर्क हो गया जनाब। हम तो इनको ये गुजारिश करने के लिए हाजिर हुए हैं डॉक्टर साहब को कि मुझे कोई ऐसी गोली लिख दे 5 साल में बेहोश रहूं। जब ये हुकूमत जाएगी मैं फिर होश में आ जाऊंगा। ये छोड़ क्यों नहीं देते आप अद्वियात? इलाज बिल गजा। वो सिर्फ आपको सूट करती है। इलाज बिल गजा। ओहो, आपको भी सूट करेगा। अच्छा जी। इलाज बिल गजा। अच्छा, ये जो आप शुरू में गाना गलत गुनगुना रहे थे, हम कौन या आप साहर अली बागड़ हैं? ओहो यार, मेरे पास आओ, मैं आपका इलाज शुरू करता हूँ। ओ भाई जी, जान दो, आप तुम्हारी मेहरबानी है। पहले ही मैं आपके पास बहुत पैसे जाया कर चुका हूँ और आम तो मुझे आया नहीं। जुनैद साहब, बीमार से अस्पतालों में बड़ी बुरी हालत हो गई। आप यकीन माने जी, उधर ना कोई टेस्ट वाली मशीनें ठीक है। जिस डॉक्टर के पास जाए वो टेस्ट लिख देता है। जब टेस्ट कराने के लिए जाए तो आगे अस्पताल वाले कहते हैं हमारी मशीन खराब है, बाहर से करा ले। बाहर जब टेस्ट कराने जाए जनाब तो वो इतने पैसे बताते हैं कि बंदा हाथ जोड़ के कहता है टेस्ट रहने दियो, मेरा 2020 कर दियो। आप जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, 2020 में बाउंड्री छोटी होती है। इसका कद देखें। देखो जरा, मरीजों के कदा ध्यान है, अपनी जो मशीनें खराब है उनकी तरफ कोई ध्यान। मशीनें हमने खराब की हैं जी, आपने की है? मैंने खुद देखा जी। MRI मशीन दे उत्ते बह के झूठे ले रही सी, कदी अगे कदी पीछे। क्या मतलब? बस इसके ज़हन से बचपना नहीं जाता ना। आप यकीन करें, किसी वक्त मैं ये स्टेथोस्कोप पे जाऊं, ये पीछे कानों और गाने होती तो रुक जाओ बहाने।
دیکھ رہی ہے جنید صاحب موجیں لگی ہوئی ہیں ان کی موجیں. یہ جس طرح گرمیوں میں ملتان کی طرف جائیں تو درختوں پہ انبیاں نہیں لگی ہوتی, اس طرح ان کی موجیں لگی ہوئی. میری تو 3 سال ہوئے ہیں موجیں لگی. 3 سال سے موجیں لگی ہیں, علاج کیوں نہیں کرواتے؟ اوہو, میرا مطلب ہے 3 سال ہوئے مجھے نوکری لگے, پہلے تو میں فارغ تھا. اور بابا نوکری پہ لگ گئے ہیں تو مریضوں کے لیے کوئی آسانی پیدا کر دیں, ایمانداری سے نوکری کریں. میں بے ایمان نہیں جج صاحب, میں ایک ایماندار آدمی ہوں. دنیا والوں, میں بے ایمان نہیں. اور دنیا والوں پیچھے پیچھے ہو جاؤ. میں بے ایمان نہیں بیٹی, میں بے ایمان نہیں. تمہارا باپ غلط الزام لگا رہا میرے پہ. میں ایک جج صاحب, میں ایک ایماندار ڈاکٹر ہوں. اور خدا دا واسطے جو میری اپنی نہیں صحت ٹھیک, وہ تو میری کڑی بھی بیمار بناتی. ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਦਾ ਹੀ ਦਮਨ ਔਰ ਚੰਗਾਰੀ ਚਲਾਤੀ. डॉक्टर साहब आप ठीक तो है ना? سوری جنید صاحب, رات فلم دیکھی میں نے ایک, اس میں فہد مصطفیٰ ڈاکٹر بنا تھا بالکل میری طرح. سانولا سا رنگ اس کا. ہیلو, ہسپتالاں دا تے ناس ماریا سنے, ہن نال فلم انڈسٹری بھی ڈوبن لگی. مجھے تو ڈر ہے کہ فہد مصطفیٰ ہم پہ سو نہ کر دے کہیں. मैं भी सोच रही थी मुझे सुबह से मारिया मारिया क्यों कह रहे हैं? ماری میں پٹھے ہدی ماری ہے. آئے جنید صاحب, خدا کے واسطے بیمار جو بیچارے مریض لوگ ہیں ان کی آواز اوپر جملہ حقوق احباب تک پہنچائیں. اللہ جانتا ہوں تے مریض بیچارے جس طرح سگرٹ نہیں سی منگی دے یار ایک سگرٹ تے دیں. اب تو دل کے مریض ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار ایک لپی ڈیٹ تے دیں. اگلا مریض کہہ رہے ہوتے ہیں بغیر فلٹر تو لپی ڈیٹ ہے. میں مر گئی, مریض ہو کر اسے دوائیوں کے نام یاد ہے. ڈاکٹر صاحب یہ نام مجھے یاد نہیں. وہ تم سے سینئر ہے, ہمارے سے 3 سال پہلے آیا اسپتال میں. بیٹی آپ میرڈ ہیں؟ خدا کا نام لے ڈاکٹر صاحب, یہ محکمہ صحت کے سینئر افسران میں سے ایک ہیں, ان کو ہم نے زحمت دی ہے. یہ کچھ تو اپنا موقف بتائیں کہ ادویات کی قیمت میں اس قدر اچانک ہوش ربا اضافہ, کوئی تو وجہ ہوگی. اس بیچارے نے اپنا کیا موقف بتانا ہے جنید صاحب, اس کی صحت سے اندازہ لگا لیں کہ محکمہ صحت کی کتنی کو صحت ہے. نہیں حضور والا, دیکھیں سرکاری اسپتالوں کی حالت زار پر ذرا غور فرمائیں. کس طرح مریض تڑپ رہے ہیں, کچھ تو کریں آپ ان ہاسپٹلز کے لیے. جنید صاحب کیا کر سکتے ہیں, خزانہ خالی ہے. اور یار خزانے چ ٹرالی مٹی دی سٹا لو, کسی طریقے نہ انہوں پار لو, ہم پہ تو ظلم نہ کرو. کچھ نہیں ہو سکتا, خزانہ خالی ہے. خزانہ خالی ہے, خزانہ خالی ہے, ایک ہی جواب, ایک ہی جواز. خدا کے لیے کئی ایسے معاملات ہیں جہاں پر پیسہ نہیں چاہیے, آپ کی توجہ چاہیے. اب سرکاری ہاسپٹلز میں دیکھیں, اکثر جگہ آپ چلے جائیں, آپ کو وہاں پہ زیادہ تر اس طرح کی مشینیں ملیں گی جن کو پیسہ نہیں چاہیے, صرف آپ کی توجہ چاہیے, ٹھیک ہو جائیں گی. بالکل جی, اصل بات ہی توجہ کی ہے جنید صاحب. حکیم صاحب کی بیگم نے ایک دن میرے سامنے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ, انہوں نے ہلکی سی توجہ دی ہے اور گھر میں سے ہی 2-2.5 من خوراک کٹھی کر کے سامنے رکھ. توجہ بہت ضروری چیز ہے, توجہ کرو تو وین ملتی ہے, ذرا سی توجہ ہٹا لو تو وین نہیں ملتی. ڈاکٹر صاحب ویسے آپ کا انداز بتا رہے ہیں کہ آپ وین نہیں کہہ رہے, آپ ویل کہہ رہے ہیں. بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ویل بھی توجہ سے ملتی ہے. کلارنٹ دولہے کے باپ کی طرف کرنی پڑتی ہے, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا پڑتا ہے کہ دولہے کے باپ کی خیر, دولہے کے بھائی کی خیر, دولہے کی خیر. آئے جنید صاحب ویکھے نے ساڈی یہ حالت ایڈی بری کیوں ہوئی. اب مذاق کر رہے ہیں, انتہائی سینئر ڈاکٹر ہے, اپارٹمنٹ لینے جاؤ تو 2-2 مہینے بعد کے ڈیٹ دیتے ہیں. ہاں آج کل بہت شادیاں ہیں. ندیم میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ مزاحیہ ڈاکٹر ہے, آپ میرے پاس آ جائیں. شاباشی, وہ مزاحیہ ڈاکٹر ہے تو آپ کون سا حکیم سعید کے شاگرد ہیں؟ آپ بھی مزاحیہ حکیم ہی ہیں. جنید صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ایک مریضہ عورت حکیم صاحب کو اپنا کاکا پکڑا کے کہتی ہے حکیم صاحب میں نے دوپٹہ رنگنا دیا ہوا, میں وہ لے آؤں اتنی دیر یہ رہا میرا کاکا کھڈانا. یہ حکمت نہیں, یہ محلے داری کا احساس ہے. کیا بات ہے جی, آپ میرا خیال ہے حکمت چھوڑ دیں اور بیبی کیئر سینٹر کھول لیں.
सुनो नदीम, रोजाना एक मूली लो, उसको छील कर हल्का सा नमक लगाकर खुले आसमान के नीचे लटका दो। अच्छा। सारी रात उस पर औस पड़ेगी। सुबह उठो और खाली पेट मूली खा जाओ, कभी भी आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। वाह वाह वाह, मुझे ओस वाली मूली खिला रहे हैं और खुद रोजाना पड़ोस की हांडी खा जाती है। ओहो, बेटी तुम अकेली चले जाओगे या कोई लेने आएगा? डॉक्टर साहब अगर आप अकेले चले जाते हैं तो मुझे मौत नहीं पड़ती। हालांकि आपके मुतालिक मशहूर है कि आप अंधेरे में निकले तो फैल जाते हैं। बहरहाल मेरा फर्ज था पूछना, मैंने पूछ लिया। डॉक्टर साहब आपको कितनी बार कहा है कि इतनी फिल्में मत देखा करें। बिल्कुल ठीक कहते तुम अरशद। नॉन सीरियसनेस की इंतहा देखो। और जुनैद साहब, औरतें और जनाब डिस्प्रीन महंगी हो गई है। डिस्प्रीन जिन्हों पानी च सुटो तो गायब हो जाती है। कोई नहीं पूछने वाला, मरीज मर गया बेचारा। हकीम साहब जी, चलो करो रक्षा स्टार्ट ते मैनू घर छाड़ना। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तलाक याफ्ता खातून के साथ शादी को तो ऐसे हमने शजरे ममनुआ बना लिया, अल्लाह ना करे ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कोई गुनाह की मुर्तकिब हो गई है वो खातून जिसने तलाक ले ली है या जिसको तलाक हो गई है। अच्छा वैसे इससे पहले कि आज हम अपने असल मौजू की तरफ आए, थोड़ा सा मोदी साहब से इजहार हमदर्दी कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, जरा उनको पुरसा दे लें थोड़ा सा, जिनकी के साथ क्या इजहार हमदर्दी करना है जिसकी हरकतें ही नहीं ठीक। उसकी इंतखाबी मुहिम को आज बहुत बड़ा धचका लगा। अमेरिकी मैगजीन है फॉरेन पॉलिसी, बहुत मोतबर जरीदा समझा जाता है बैनुल अक़वामी मामलात के हवाले से। मैं तो पढ़ता रहता हूँ, इनको बताओ। उसने आज पेंटागन के जराए को कोट करते हुए लिखा है कि ये जो हिंदुस्तान कई दिनों से दावा कर रहा था कि जी हमने भी पाकिस्तान का एक F-16 तैयारा मार गिराया था, हाँ जब टेंशन चल रही थी, तो आज उन्होंने कहा है कि जी अमेरिकी इदारों ने अपनी पूरी तहकीकात कर ली हैं, पाकिस्तान के F-16 की बाकायदा अमेरिकी हुकाम ने गिनती कर ली है, वो उतने ही हैं जितने पहले मौजूद थे, एक तैयारा भी कम नहीं है। तो ये हिंदुस्तानी दावा बिल्कुल बेबुनियाद करार दे दिया गया और पूरी दुनिया का मीडिया जो है आज इस खबर को डिस्कस कर रहा है, मां सिवाय हिंदुस्तान के। हिंदुस्तानी मीडिया बिल्कुल ऐसा है जैसे खामोश, जैसे हमारे शो में गोगा चुप करके बैठा होता है। ना सद के जाए ना दा हाल पप्पू मलक खड़ा है हमारे मोहल्ले में, देख पप्पू मलक उसका घर रहे जनाब कुछ रिश्ता देखने के लिए। अच्छा, उसके बेटे का शुरू हो गया, फड़े बड़ी मारता था, कहता नहीं मैंने तो बेटी को भी जनाब 40 तोले येवर डाला था। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ये है वो है। जो बड़े बंदे आए हुए थे ना रिश्ता देखने, उसको ये नहीं था पता कि ये कौन है। वो भी जो जड़ा कुड़ी दा अब्बा आया सी ना मुंडे दा रिश्ता देखने, वो कहता भाई जी मैं आपने पहचाना नहीं, इस्माइल सुनियारा हूँ, मेरी दुकान से ही आपकी बेगम जेवर लेके आई थी आपकी बेटी का, और 40 नहीं सी 12 तोले सी। रिश्ता लेना है। आज इस वाक़े के फौरन बाद DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट की है। उन्होंने कहा जी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हिंदुस्तान का जो झूठ है वो बिल आखिर बेनकाब हो गया, लेकिन साथ ही उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि अब मौका है कि हिंदुस्तान साथ ही अपने एक और झूठ का एतराफ़ भी कर ले, जो दूसरे तैयारे के सिलसिले में जो पाकिस्तान ने मार गिराया था, उस हवाले से जो वो मुसलसल बोल रहा है कि हमारा दूसरा कोई तैयारा नहीं गिरा, तो उस हवाले से भी एक दफा अब चल निकली है सच की रस्म, तो मेरा ख्याल है उसको खुले दिल के साथ कबूल कर लेना चाहिए। दफा करो मोदी को, तुम्हारा टॉपिक बहुत अच्छा है जो आज तुम डिस्कस करने लगे। अच्छा जी, हमारा टॉपिक ये है कि हमारे माशरे में एक अजीबो गरीब रुझान है कि हम लोग, यानी मर्दों से रिलेटेड ये टॉपिक है कि तलाक याफ्ता खवातीन के साथ जो निकाह है वो इतना मुश्किल बना दिया गया, इतना मुश्किल, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि नामुमकिन बना दिया गया तो गलत नहीं होगा। हाँ जी। बेवा के बारे में, बेवा के अक़द सानी के बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन तलाक याफ्ता खातून के साथ शादी को तो ऐसे हमने शजरे ममनुआ बना लिया, अल्लाह ना करे ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कोई गुनाह की मुर्तकिब हो गई है वो खातून जिसने तलाक ले ली है या जिसको तलाक हो गई है। अल्लाह पाक किसी के बच्चे को तलाक ना हो। मैं यहाँ पे ये भी
पा जुनैद कहना चाहूँगा कि बच्चियों को ख़ास तौर पे ख़वातीन को ये भी ख़ास तौर पे जहन में रखना चाहिए जी। कि मुआशरा हमारा ऐसा है, अल्लाह ना करे तलाक हो जाए तो क्या स्यापा पड़ जाता है, इसलिए मैक्सिमम कंप्रोमाइजिंग रहना चाहिए। रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी के साथ ये हो हादसा, जाता है। इसको मैं तो समझता हूँ ये हादसा है, हमारे जैसे माशरे के लिए ये हादसा है, लेकिन ये हादसा किसी के लिए अगर तकलीफ दे तो तकलीफ में फिर बराबर की होनी चाहिए, फिर मर्द को भी तकलीफ होनी चाहिए। मर्द तो आराम से दूसरी शादी कर लेता है, औरत के लिए अजाब हो जाता है। औरत अगर तलाक याफ्ता औरत जो है, अगर उसके साथ कोई शादी का या शादी के पैगाम का मामला आता है तो उसके लिए तो पहले एक जेएटी बिठा दी जाती है कि तलाक खुद ली थी या उसने दी थी। उसने दी थी तो क्यों दी थी? ओ पूरी एक जेएटी इन्वेस्टिगेट करती है, उसको ऐसे ऐसे सवाल मतलब एक कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है यार। जी 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 जी, ये भी वो सवाल जवाब करते हैं जो आ जाते हैं, आता ही कोई नहीं, आता ही कोई नहीं, आता ही कोई नहीं। तलाक का नाम तोए का लफ्ज सुन के भाग जाते हैं और फिर एक अजीबो गरीब एक तौहीन आमेज जुमला कहा जाता है कि मेरे लिए तलाक याफ्ता ही रह गई है। नहीं, अब मेरा मतलब है कि ये इंसान है, इसके साथ कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ताला की कायनात के अंदर कोई भी सिचुएशन किसी के सामने आ सकती है, उसमें मैक्सिमम बाकी लोगों को अल्लाह से डर के अल्लाह माफ करने वाला, अल्लाह पाक को अपनी माफी का अमल सबसे ज्यादा पसंद माफी का अमल है। इसलिए बाकी जो तलाक याफ्ता खातून के इर्द गिर्द सोसाइटी के लोग जो, उनको भी जहन में माफी 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 रखनी चाहिए। हर सूरत में ये जहन में रखे कि कुछ हो गया, कुछ गलती हो गई उससे या उससे, किसी तरीके से अब किसी सुलझाओ की तरफ जाना। और दूसरी बात यह है कि ज़हन में ये होना चाहिए कि अब अगर मर्द तलाक के बाद एक और जिंदगी गुजारने का हकदार है तो फिर औरत क्यों नहीं? और क्या जुर्म किया है? ये जरूरी है? तुमने क्यों ये सोच लिया है आज खुद कि औरत का कसूर होगा? अगर है भी तो मर्द का कसूर तो माफ कर दिया जाता है, औरत का क्यों नहीं किया जाता? दूसरी बात यह कि हम जब इन मसाइल का जिक्र करते हैं तो हमारा मकसद और मुद्दा सिर्फ इतना होता है कि अपनी सोच को बुनियादी तौर पे जो कई दहाइयों से हमारे जहन में मतलब उंडेल नहीं दी जाती बल्कि ठोसी हुई है, इस सोच को खुरच खुरच कर बाहर निकालना होगा। अपने जहन को अब मतलब जो नई हकीकतें हैं उनके साथ आशना करना होगा, और करेंगे तो ही बचत है इस माशरे की। वरना इस माशरे की कई बातें ऐसी दकियानूसी हैं, ऐसी रसूमों रवाज जो हमारे यहाँ वो इतनी मतलब उनकी जड़ें गहरी हो गई हुई हैं कि अगर उनको इस वक्त हमने उखाड़ के ना फेंका तो हमारा माशरा टूट फूट का शिकार हो जाएगा, फिर बगावत होगी। और बगावत को रोकने के लिए कि आप जो सेफ्टी वेल्व रखें, सेफ्टी वेल्व का है कि आप हर एक को, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, जवान है बूढ़ा है, उसको उसका हक दें। तो ये आज जो इस गुफ्तगू का मकसद था वो सिर्फ इतना है कि खुदा के लिए खुले जहन के साथ एक तलाक याफ्ता औरत को उसी तरह ट्रीट करें जैसे आप एक तलाक हासिल करने वाले या तलाक देने वाले मर्द को करते हैं। और जिस तरह माफ करने वाला बहादुर होता है, मैं समझता हूँ इसी तरह अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो तलाकशुदा खातून को भी एक्सेप्ट करना बहादुरी है। अच्छा, एक और इससे बड़ा मसला ये दरपेश आता है कि अगर कोई मर्द जो है वो तलाक याफ्ता औरत से निकाह के लिए राजी हो भी जाता है, मामला तय पा भी जाते हैं, तो फिर अगली डिमांड ये होती है अगर उसके बच्चे हैं तो कहते हैं कि बच्चे अपने घर छोड़ के आओ। अगर मर्द के बच्चे हैं, मर्द के पहले से पहली बीवी में से बच्चे हैं तो वो एक्सेप्टेबल है, वो आके बीवी संभाल ले। तो अगर उसके बच्चे हैं तो उसमें मर्द क्यों नहीं संभाल सकता? उनको अपना यानी बाप का प्यार क्यों नहीं दे सकता? बस यही ज़हन में ये होता है ना जी कि बच्चे आपस में लड़ ना पैन। फिर सिचुएशन ये बन रही होती है कि कहीं ऐसा रिश्ता देख लें जहाँ मर्द के पहले बच्चे ना हों या ऐसी तलाक वाली खातून। हाँ, वो एक फनी सी बात है ना कि कोई एक औरत के पहले से भी बच्चे होते हैं, मर्द के भी पहले बच्चे होते हैं, फिर शादी हो जाती है उनके भी बच्चे होते हैं, तो फिर मर्द अपनी बीवी से कह रहा होता है देखो तुम्हारे बच्चे और मेरे बच्चे मिलके हमारे बच्चों को मार रहे हैं। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नून लीग के वर्कर्स जानबूझ के मेरी कारकर्दगी खराब करने के लिए रेलवे लाइनों के ऊपर 5 रुपए वाला सिक्का रख रहे हैं। अपनी तरफ से वो लोगों को ये बताती हैं कि हमने तो सिक्का लंबा करने के लिए रखा है।
नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हमारे सामने रौनक अफरोज हैं, वफाकी वज़ीर रेलवे मोहतरम जनाब शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब। रौनक अफरोज जो आपने कहा है वो मेरा ख्याल है आज आपने तंजिया कहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं शेख साहब, हम तो आपके कारनामों से इस कदर मुतासर हैं। आपकी अदम मौजूदगी में हम यही बात कर रहे थे कि हर रोज एक नई ट्रेन चला देना, वो चले या ना चले ये एक दूसरा मामला, लेकिन चला देना ये आप ही का कारनामा है शेख साहब। जुनैद साहब देखें, अल्लाह ताला के फजलो करम से ट्रेनें जितनी भी मैंने चलाई हैं वो चल गई हैं। अगर कोई लेट सवेर हुई है तो ये मुखालफीन मेरी कारकर्दगी के आगे रोड़े अटका रहे हैं। तो फिर आपने कौम से माफी किस बात पे मांगी? देखिए, कौम तो मेरे भाई बहन हैं, इनसे माफी मांगना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। ना ही मैं अब वजाहत में जाना चाहता हूँ। रेलगाड़ियों को जानबूझ के लेट किया जा रहा है। अच्छा, ये नून लीग के वर्कर्स जानबूझ के मेरी कारकर्दगी खराब करने के लिए रेलवे लाइनों के ऊपर 5 रुपए वाला सिक्का रख रहे हैं। अपनी तरफ से वो लोगों को ये बताती हैं कि हमने तो सिक्का लंबा करने के लिए रखा है, हालांकि वो गाड़ियों को लेट करने के लिए रख रहे हैं। तो जुनैद साहब, उनका तो 5 रुपए का सिक्का 10 का हो जाता है, मगर रेलगाड़ी जो है वो लेट हो जाती है। शेख साहब, आप नून लीग के उन कारकुनों पर आमदन से ज्यादा असासे रखने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करवाएं। 5 रुपए के सिक्के वो 10-10 रुपए के करते जा रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जुनैद साहब, बचेगा कोई नहीं। ये मैं आपको बता दूं, ये सब अंदर जाएंगे। अच्छा, ये जितने भी 5 के 10 करने वाले हैं सब अंदर जाएंगे। वैसे भी ये डबल जुर्म है, रेलगाड़ी का भी और करेंसी का भी। शेख साहब, अगर नून लीग वालों ने गाड़ी लेट करनी है तो फिर उनको सिक्के रखने की क्या जरूरत है? गाड़ी में बैठ जाए और जंजीर खींच ले। गौरी साहब, ये बड़े तेज लोग हैं, इनको पता है कि इस वक्त पकड़ धकड़ हो रही है। जंजीर खींचेंगे तो फौरी तौर पे पकड़े जाएंगे, रिकॉर्ड में आ जाएंगे। सिक्का रख के तो दौड़ जाते हैं। आपको नहीं मालूम ना कि ये कितने लोग हैं यार। 70 साल से ये नहीं पकड़े गए, अब ये रेलगाड़ी लेट करते हुए पकड़े जाएंगे। अच्छा शेख साहब, सारी बातें छोड़ें, रेलवे को भी साइड पे रहने दें। ये बताएं कि बिलावल साहब के साथ ताल्लुकात कैसे जा रहे हैं? बिलावल जान है अपनी जुनैद। अच्छा जी, वो तो आपको पता ही है, वो तो जिंद जान है अपनी, अपना वो हीरो है। वैसे शेख साहब, मेरी छठी इस कह रही है कि 1-2 दिन में बिलावल आपके खिलाफ कोई तगड़ा सा बयान देगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जुनैद साहब, वो तो बोलते ही रहते हैं मुखालिफिन, ऐसी बात नहीं। हाँ, कोई गंदी बात ना कहे, मुखालफत में साफ बयान दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेख साहब, आप कौन सा हमेशा साफ बयान देते हैं? ऐसा मैं कह रहा हूं। चले, जितना को गंदा मैं देता हूँ उतना को गंदा वो भी दे। शेख साहब, अब पीपल्स पार्टी वालों ने आपके बयानात का जवाब देते हुए आपको मुगले आजम का भांड कहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुगले आजम की हुकूमत जा चुकी है, अब इमरान खान साहब की हुकूमत है। मुगले आजम जिसे कहते थे वो तो घर जा चुका है। दूसरी बात ये है कि भांड उन्होंने मुझे नहीं कहा, उन्होंने 2 वजीरों का नाम लिया है। जिसका मुंह भांड से मिलता है वो गुस्सा करे। चौधरी साहब अपने आप को खुद डिफेंड करेंगे, मैं तो अपनी वजाहत पेश कर सकता हूं। आप बताएं थैला साहब, मैं आपको भांड लगता हूं? नहीं शेख साहब, आप तो मोजिज आदमी हैं और ना ही कभी आपने किया है। ये देखें, जो आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं भांड की, ये जो इन्होंने किया अभी, जुनैद साहब, मैंने तो आज तक अल्लाह के फजल से ऐसी हरकत नहीं की। नहीं, हाँ, अलबत्ता मैंने इस तरह घोड़े को करते हुए देखा हो, वो भी पानी पीने के बाद। बहरहाल जुनैद साहब, ये सियासत की फुलझड़ियां हैं, ये चलती रहती हैं, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है। और मैं ये बात दावे से कहता हूं कि मेरे 5 साला दौर खत्म होने के बाद कुवैत के और पाकिस्तान के रेलवे में कोई फर्क नहीं होगा। कुवैत में तो रेलवे है ही नहीं। अब मेरा मतलब है कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के रेलवे के बाद कुवैत वाले मुझे रेलवे के लिए बुला कुवैत जैसा ना कि इसका मतलब है रेलवे खत्म कर देंगे। नहीं, वहां भी शुरू करवा रहे हैं और मुझसे वो मशवरा चाह रहे हैं। शेख साहब, आप 16 नई ट्रेनें चलाने का दावा कर रहे हैं। जो पहली हैं उनको तो ठीक कर लें। जुनैद साहब, पहली ठीक ही है, पहली कौन सा चलती है तो उनमें से आवाज आती है कीचू 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 कीचू। बेहतरीन चल रही हैं अल्लाह के फजल से।
ये सब कहाँ से अच्छी चल रही हैं? उन्हीं ट्रेनों के लेट होने पे तो आप कौम से माफी मांग रहे हैं। हाँ जी। नहीं जुनैद साहब, माफी तो वैसे ही कभी कभी अब मांग लेनी चाहिए, चूंकि जिस तरह का हमारा मीडिया हो गया, कोई ना कोई बात बन ही जाती है। वैसे जिस बात पे मैंने ये अज़राह तफन्नन माफी मांगी है कि ट्रेनें लेट हो रही हैं, जुनैद साहब यहाँ हम सड़कों के ऊपर जगह जगह बोर्ड लगाते हैं, कभी ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है, तेज रफ्तारी खतरा जान। मेरा मतलब है कि रेलवे में जाके हम इन कुलियों को क्यों भूल जाते हैं? उधर हम कहते हैं कि क्यों लेट हो गए हैं, क्यों सुस्त गाड़ी चला रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ आप देखें कि आप कह रहे हैं कि गरीब भूखा मर रहा है। खुदा के वास्ते थोड़ा सा ख्याल करें, जो प्लेटफॉर्म के ऊपर बेचारा पकौड़े और टिक्कियां लगा के बैठा हुआ, जो बेचारा बोतलों का डाला उठा के डब्बा डब्बा कर्र कर्र करता फिर रहा है, उसको सौदा भी बेच लेने दे। अगर गाड़ी डगाडग 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 चलती जाएगी तो ये सारे मस्कीन लोग जो ठेले ठेले लगा के बैठे हुए हैं, जो रेलगाड़ी में सौदा बेचने वाले हैं, ये बेचारे भूखे रह जाएंगे। खुदा के लिए इनका भी कोई रोटी पानी का बंदोबस्त करो। देखो यार, हमारा मीडिया वाकई किस कदर गैर जिम्मेदार है। इतनी अजीम कॉज और इतनी बड़ी सोच एक गरीब आदमी के लिए ट्रेनें लेट कर रहे हैं कि उनके पकौड़े बिक जाए, और मीडिया देखो जो मुंह में आ रहा है, कह रहे ट्रेनें लेट। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया। अब टॉपिक बदल ले, मेरा ख्याल है ये ठीक हो गया। कुछ ज्यादा ही ठीक हो गया। आप फिर बात को मशकूक कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी मेरे दानिश्वर दोस्तों, जी। एक मिनट ठहर जा यार अजीजी, ये गोगा दानश्वर है या ताकतवर है? यार एक ताकतवर बंदा भी दानिश्वर हो सकता है। राणे तुसी किहड़ा गड्डी नूं धक्का लवाउणा? हाँ, बिल्कुल ठीक है, बात तो दानिश्वरी की सुननी है। तो बात आज मैं ये आपको सुनाने लगा हूँ हस्बे माजी की। जी। हाय 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 हाय, घरों में होती थी पेटियां हाँ जी। जिनमें कीमती सामान रखा जाता है। बड़ी है जी, उसमें रजाइयां और ये अपना बिस्तरे बुस्तरे तो होते ही थे, और बहुत सी कीमती चीजें, जेवर तक जो है वो खवातीन अपना पेटियों में रख देती थी। क्यों? कि पेटियों की दो होती थी कुंडियां, हाँ जी। और उनके ऊपर होते थे एडे एडे जंदरे। बिल्कुल सही। असल में डिस्कस क्या करना चाहता हूं कि क्या? उन पेटियों के जो जंदरे ताले होते थे ना जी, जी। उनकी चाबियां जो होती थी ना, हाँ जी। वो बड़ी अहमियत की हामिल होती थी खानदान के अंदर। और अक्सर खानदान जहाँ पे कोई अपना होता था, जॉइंट फैमिली सिस्टम या ज्यादा लोग जहाँ पे रहते थे, हाँ जी। वहां पे पेटियों के तालों की चाबियां अक्सर दादी अम्मा के पास होती थी। हाँ जी। और दादी अम्मा नूं उन्हां चाबियां दा ओ वक्त पिया हुंदा सी। होए होए होए। और ऐसी जिम्मेदारी के साथ वो बूढ़ी खातून, मुअम्मर तरीन खातून उनको रखती थी संभाल के। कि उनको बार बार देखना, बार बार पूछना कि चाबियां किधर है, कहाँ कहाँ है? है? देखो चाबियां पड़ी हुई। सारी उनकी जिंदगी चाबियों के इर्द गिर्द घूम जाती थी। तो अक्सर व बेशतर ये बुजुर्ग खवातीन चाबियां अपने परांदों के साथ बांध के रखती थी। हाँ जी हाँ जी, अगर चाबियां दो तीन होती थी तो उनको परांदे के साथ भी बांध लिया जाता था। दुपट्टे की नुक्कर पे बांध दुपट्टे लेती के साथ, थी, हाँ तो जी। तकिए के नीचे रख लेती थी, कोई सराने में रख लेती थी, तकिए के अंदर रख हाँ लेती जी थी। जनाब। बहुत सी जगहें उन्होंने खुद रखी होती थी ऐसी कि जहां पे उनको छुपाना है। हाँ। अच्छा, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक सबको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। दादी अम्मा की अगर वफात हो जाती थी तो अगर घर में कोई बड़ी फूफी होती थी तो उनके पास वो चाबियां शिफ्ट हो। मुंतकिल उधर हो हाँ गई। जी। अगर उसकी शादी नहीं हुई हुई बड़ी बेटी की, घर में है अगर, तो उसके पास चली जाती। उसकी जब शादी हो जाती तो बड़ी बहू के पास आ जाती, या इस तरह वो। और वो चाबियां जो है ना जी, वो ये नहीं था होता कि सिर्फ जिम्मेदारी है, वो चाबियां अलामत होती थी। जिस खातून के पास वो चाबियां शिफ्ट हो जाती हाँ थी, जी। इसका मतलब ये होता था कि अब घर में
खवातीन की तरफ से फैसला अब ये करेंगे। हाँ जी। और वो ताला चूंकि अक्सर पेटियों को लगा रहता था और सारे बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट होता था कि पेटी में है क्या। इसलिए जब कभी दादी अम्मा या वड्डी फुफ्फो या वड्डी ताई हाँ जी। वो पेटी खोलने के लिए या कोई चीज निकालने के लिए अनाउंसमेंट करती थी तो बच्चों के अगर कान में पड़ जाता था तो वो दौड़े आते देखे तो सही इसमें है क्या। कोई इधर से कोई इधर जब से वो कोई इधर पेटी से। खुलती थी तुम्हें अगर याद होगा तो असल जो याद माजी है बकायदा फील होता है। अब भी वो खुशबू जो है जब पेटी खुलती थी अंदर से एक खास स्मेल आती थी, फ्रेग्रेंस होती थी। वो आमतौर पर फिनाइल की गोलियां होती फिनाइल थी, की तो गोलियां। बकायदा खुशबू एक होती थी। हाँ जी, या नीम के पत्ते, नीम के पत्ते नीम होते के थे। पत्ते रखे रखे जाते थे। वो जाते थे। कड़वे होते हैं ना कि कीड़ा शीड़ा कीड़ा ना लग अच्छा। जाए। कपड़ों को कीड़ा ना लगे। या तंबाकू, तंबाकू, हाँ। तंबाकू जो ये होके में डाल के पीते अच्छा, हैं। तुमने जिक्र किया है वो उन पेटियों को या संदूकों को जो ताला लगाया जाता था वो जाहिर है कि वो पुराने ताले आम तौर पे होते थे। हाँ जी। तो इस बात की कोई जमानत नहीं होती थी कि आपने चाबी से वो खोल लिए तो वो ताला फिर भी खुल गया है। ताला खुल गया लेकिन खुलता नहीं था, उसको बाद में जोर लगाना पड़ता। हाँ जी, और कई बारी पेटी ढीली बनाई है तो जंदरा जोर दी खींची तो कुंडी भी नाल ही आ गई। हाँ दीदी, जब बड़े पेटी खोलते थे तो बच्चे गर्दनें घुसा के देखते थे क्या क्या है। तो पेटी फिर वो बंद करते वक्त बच्चों की गर्दनें पीछे करते थे, फिर बंद करते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कई दफा पेटी बंद करते हुए किसी का हाथ भी आ जाता था। अल्लाह माफ करे, नीला हो जाता था बकायदा। बहुत बुरा। अच्छा, एक और बड़ी खास चीज ये होती थी कि मौसम बदलते ही हाँ जी। गर्मियां शुरू होती थी तो सामान अंदर रखते अंदर हुए, सर्दियों का। सर्दियां शुरू होती थी तो सामान निकालते निकालते हुए थे। सारी पेटी के सामान को धूप लगाई हाँ जी। ताकि इसमें से जरासीम मर जाए। खत्म हो। रजाइयाँ, गद्दे, तकिए, कंबल, उसका हाँ, कंबल, ये चीजें। हाँ जी, हाँ जी, जब सब कोई कुछ मेहमान खास आते थे फिर भी पेटी खोलते थे, रजाई हाय, खोलते थे। हाय, हाय, यही बात मैं करने लगा हूं कि मेहमान ज्यादा आ जाते थे तो पेटी में से बिस्तर निकाले जाते। और वो घराना जो है वो खुशहाल समझा जाता था या बाकायदा बड़ा सुगड़ घराना समझा जाता था जिनको मेहमान आने पर बिस्तर जो है वो किसी और से नहीं थे लाने जाने, उनकी अपनी अपने पेटी में से पेटी में निकल से आते खुद थे। कफील होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। खवातीन जो सुगड़ खवातीन होती थी वो बाकायदा एक्स्ट्रा बिस्तर बना के 6 जोड़े या 8 जोड़े वो बाकायदा पेटी में रखे होते थे। तो किसी वक्त प्राहुणे आ जाए तो किसी से मांगने ना हाँ पड़े। एक और बड़ी खास जरूरत के लिए ये पेटियां इस्तेमाल होती थी और वो भी उसी वक्त था रवाज। अब तो ये रवाज ही नहीं। बेटी पैदा होती थी ना जी किसी के घर में, पैदा होते ही पहले साल से ही माएँ जो है ना जी वो उसका जहेज बनाना, बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता चीजें उस पेटी में जमा रखती करना शुरू कर देती थी। मैं जूसर ले आंदा या मैं तो कीमा बनाने वाली मशीन भी ले मशीन भी आ आंदी, गई है। मैं तो इस्त्री भी ले ली। रजाइयाँ बना के रखी जी हैं। जी जी। सिलाई मशीन भी ले सिलाई मशीन है, वो सारी चीजें जहेज का बच्चियों का लेके खरीद के उस पेटी में रख देते थे। अब तो खैर बातें ही और आ गई है ना जी। इन्नी पहले कद ली लेना है, बदल जाएगा, डिजाइन नया आ जाएगा, हाँ, ये हो ये जाएगा, हो वो हो जाएगा। जाएगा। अब तो 36 चीजें। और वैसे भी अब शॉपिंग मॉल इतने बन गए हैं, आप एक मॉल में घुस के सारा ले जहेज सकते हैं। खरीद के तो बाहर निकल सकते हाँ। हैं। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल और आज की हिकमत की बात जरा गौर से सुनने वाली है। सोच वालों की दुनिया दुनिया वालों की सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। हाय, हाय, हाय। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।